हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो है डेट इज द रेस्पिरेशन। जब हमने पूरा डाइजेशन पढ़ा था उसके स्टेप पढ़े थे, आपको याद हो अगर, कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। तो हमने जब एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई ने किया था। अब विलाई ने सारा फूड एब्जॉर्ब करके वहाँ किसको आगे दे दिया, ब्लड वेसल्स को, क्योंकि विलाई के चारों तरफ क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब फूड का जो ब्लड के अंदर गया, ब्लड उसको क्या करेगा, बॉडी सेल्स को देगा। ठीक है, तो एसिमिलेटेड मैंने आपको पीछे वर्ड बताया था, जब हमारा फूड स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर, देन उसका काम क्या होगा आगे, डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी। अब ये एसिमिलेटेड फूड क्या काम करेगा, इसके काम होंगे, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। हम अभी हमारी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस बाकी है, तो उसके लिए एक तरह से ये फ्यूल का काम करेगा। ओके, देन सेकेंड इज इट इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ये लाइन भी हमने पीछे एसिमिलेशन के अंदर पढ़ी है, आप देखना पीछे। तो ये फूड जो स्टोर हुआ है ये हमारी आगे सेल की ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो था पीछे वाला जो हम पीछे करके आ चुके हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेटेड फूड अब ये दो काम करेगा। अब ये फूड अब यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में। तो ये फूड जो है अभी टूटना बाकी है। अभी हम इसकी एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। याद रखना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि हम रेस्पिरेशन जब कर रहे होते हैं तो एक नॉर्मल प्रोसेस जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग तो सबको पता ही होगा, ब्रीदिंग क्या होता है, क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है? नहीं, मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं, ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले एक बार हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारा फूड स्टोर हो गया हमारी सेल के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन यानी कि उसका टूटना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर फूड स्टोर है, एसिमिलेटेड फूड है। ये फूड को जैसे ही ऑक्सीजन मिली, ठीक है, जैसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हर सेल के अंदर जाती है थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इस फूड को तोड़ेगी और ये फूड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 में, H2O में एंड एनर्जी में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये एकदम से रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या करते थे हम, अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा उल्टा करके देखें, CO2, H2 और सोलर एनर्जी की हेल्प से फूड बन रहा था, ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, है ना। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, उल्टी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस से। जो फूड बना है, जो फूड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाएगा और क्या बना देगा, CO2, H2O एंड एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी हमारी सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है, ATP की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हमें यूज करना है, जब भी हम कोई काम करेंगे तो ये एनर्जी ये एनर्जी यूज होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दो स्टेप में आपको लिखनी है। एक तो आपको ये इक्वेशन जरूर लिखनी है, इक्वेशन से ही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा, अभी देखो आपको CO2, H2 एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज ऑफ CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो ये इन दो स्टेप के अंदर हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म हो गई। तो रेस्पिरेशन डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। तो ये दो स्टेप आपको लिखने विद दिस इक्वेशन। ओके, तो हमें पता है रेस्पिरेशन एसेंशियल क्यों होता है, इट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस। अब ये एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे इतना सारा, तो इसलिए हमारी जो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए इस एनर्जी का रिलीज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अभी मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बता रही थी कि ब्रीदिंग होता है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके बीच में आप डिफरेंसेस देखेंगे। ऊपर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, अब हमने ब्रीदिंग पढ़ लिया, तो इनके बीच में डिफरेंसेस देखें। तो रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है। और ब्रीदिंग में क्या पढ़ा आपने, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन होता है इनटेक, ठीक है, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे भी लिख सकते हो आप। सेकेंड,
रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। आपने देखा ना ऊपर कैसे रिएक्शन के थ्रू हो रही है, ठीक है। ये क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होती है और एक बायोकेमिकल, क्योंकि रिएक्शन हो रही है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। और इधर हम देखें इट इज अ सिंपल प्रोसेस, सिंपल है, ले रहे हैं सांस और छोड़ रहे हैं, इसलिए ये फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। जो रेस्पिरेशन में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इस इक्वेशन में आपने देखा होगा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस टाइम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ओके, ये प्रोड्यूस करती है और ये कंज्यूम करती है। रेस्पिरेशन में बॉडी की हर सेल इन्वॉल्व होती है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी परफॉर्म रेस्पिरेशन, क्योंकि हर सेल के अंदर फूड गया हुआ है और फूड टूटेगा, तो हर सेल रेस्पिरेशन करेगी। लेकिन ब्रीदिंग के अंदर ओनली फ्यू ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, कुछ ही ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, सारे नहीं होते। तो ये डिफरेंसेस हो गए। एक यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप ये जब आप वो ऐसे अपनी नोट्स बनाएंगे तो ये स्टेप अपना ऐड कर लेना उसमें। ब्रीदिंग डू नॉट इन्वॉल्व एंजाइम्स बट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एंजाइम्स, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, उसके लिए हमें कैटालिस्ट चाहिए ना। तो रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम्स होते हैं और कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं। तो ये अभी आपका हायर क्लासेस में है, नॉट इन 10th क्लास। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एटीपी। अभी पीछे मैं बता रही थी जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान, वो स्टोर होती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, तो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो गई। इसकी एटीपी की फुल फॉर्म अगर हम देखें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ध्यान रखना, एटीपी की फॉर्म में हमारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। पढ़ा हुआ है ना सबने, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एटीपी को स्टोर करती है। ये एटीपी कहाँ से आई है, जब हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी की फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर हो गई। सेल ने ही तो रेस्पिरेशन की है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जैसे ही रेस्पिरेशन हुई सेल के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव हो जाएगी। ओके, देन इसके बाद अब कुछ एनर्जी हमारी सेल के अंदर पहले से ही स्टोर होती है। कुछ मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो एडीपी की फॉर्म में होती है। ये देखो, ये एटीपी है, ये एडीपी है, याद रखना इस चीज को। टी मतलब ट्राई, डी मतलब डाई, ठीक है, डी आई लगाना है बस, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। तो ट्राई में 3 फॉस्फेट है, डाई में 2 फॉस्फेट है, तो यहां से हम समझ सकते हैं एडीपी के अंदर कम एनर्जी है, ठीक है। और एडीपी प्लस इसके साथ पीआई, पीआई क्या होता है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हमने लिखा है पी से फॉस्फेट, आई यहाँ पर इनऑर्गेनिक वर्ड से, प्लस में एनर्जी जो भी हमारी सेल के अंदर है, ये तीनों चीजें मिला करके फिर से एटीपी की फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। एडीपी डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट, प्लस में 1 फॉस्फेट मिल गया, क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट। और ये देखो डबल एरो लगे हुए हैं यहाँ पे, एक ये एरो है और एक ये एरो है, ठीक है, याद रखना इसको। तो एटीपी जब टूटेगा, एनर्जी जब यूज होगी, सेल्स जब एनर्जी को यूज करेंगे अपने काम करने के लिए, तो ये एटीपी टूट जाती है। किसमें, एटीपी ट्राई है तो 2 फॉस्फेट प्लस में 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एटीपी एडीपी वाली चीज जो है थोड़ा ध्यान से करना। फंक्शन ऑफ एनर्जी स्टोर इन एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे काम करने के लिए हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और नर्व्स सेल्स हमारी मैसेज सेंड करती है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो एटसेट्रा बहुत सारे काम होते हैं बॉडी के अंदर, वो काम ये एटीपी की वजह से ही होते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन 2 तरह की है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब देखो, एरोबिक एनारोबिक दोनों ही चीजें इसके अंदर है। जब मैं कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर भी मैंने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, इट मीन्स इट इज एरोबिक प्रोसेस। ध्यान रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन होती है, विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन या विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड देन सेकंड टाइम
टाइप क्या था, एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है, विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये दो हमारी एनारोबिक प्रोसेस होंगी, और जो ये एक एरो इधर लगा रखा है, इट इज द एरोबिक प्रोसेस। तो थोड़ा ध्यान से देखें इसको। हमारी बॉडी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड, ठीक है, हमने फूड लिखा था ना, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर फूड प्रेजेंट है, एसिमिलेटेड फूड। अब बॉडी सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, पहले फूड वहां है, ठीक है, तो ये फूड साइटोप्लाज्म के अंदर टूट जाएगा, क्या बना देगा, पायरुवेट। पायरुवेट कैसे, क्योंकि प्रोसेस हो रही है ना, यहाँ ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये टूट कर क्या बना देता है, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा, ग्लूकोज टूट गया 3 कार्बन कंपाउंड में। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस कोई मैटर नहीं करती, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ग्लूकोज टूटे ही टूटेगा पायरुवेट के अंदर, पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से होती है। ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, ठीक है, और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ये पायरुवेट आगे CO2 H2 एंड एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी फिर कहाँ स्टोर होएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो नॉर्मल प्रोसेस पीछे डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि जो फूड है वो टूट जाता है CO2 H2 एंड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी स्टोर इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा एरोबिक। अब आता है हमारा एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि अगर हमारी मसल सेल्स में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ओके, जब उस टाइम हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है, उस दौरान ये पायरुवेट इसमें कन्वर्ट होने की बजाय इसमें कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के अंदर, ठीक है, एनर्जी ATP भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। क्यों, क्योंकि उस दौरान ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पाते जितनी हमें चाहिए, तो उस दौरान ये प्रोडक्ट बनने की बजाय ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। ये हमारी बॉडी की मसल सेल्स में होती है। कई बार क्रैम्प आपने पढ़े होंगे, क्रैम्प आ जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उस दौरान लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर बनना शुरू हो जाता है। देन इसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा जो हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हो रही है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रही, ये कहाँ हो रही है, ये ईस्ट आपने नाम सुना होगा, यूनिसेलुलर फंगस होती है। इसमें हेल्प से ये जो पायरुवेट है वो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रीज में अल्कोहल फॉर्मेशन के दौरान यूज की जाती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। बड़ा सारा फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर यानी कि बड़ी सारी मशीन होती है, उसके अंदर सारा फूड डाल दिया जाता है, जैसे शुगर केन हो गया या ग्रेप्स हो गया, कुछ भी बार्ले, जो भी जिससे भी अल्कोहल फॉर्मेशन करनी है, उसको पूरी तरह से ढक दिया जाता है, अंदर डाल करके ईस्ट और सब कुछ डाल करके पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन ना आए। तो उसमें अब थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे तो उसमें अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाती है, CO2 रिलीज होती है एंड एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्मेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टाइप्स खत्म हो गए।